वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करेंगे यूपीपीसीएस प्री और आरओ के लिए क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उनके बारे में। इसमें हम लोग क्वेश्चन को तो डिस्कस करेंगे ही, साथ में उसके जो ऑप्शंस हैं ये भी देखेंगे कि ये ऑप्शंस जो हैं वो आने वाले एग्जाम में कैसे हमारे लिए एक क्वेश्चन देकर जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। हमारे सामने जो पहला प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको के बीच सीमा पर स्थित नदी कौन सी है। ठीक है, तो यहाँ पे दिए गए ऑप्शन में आपका जो सही उत्तर है वो है रियो ग्रांडे। ठीक है, रियो ग्रांडे वह नदी है, ठीक, रियो ग्रांडे वह नदी है जो यूएसए और मैक्सिको के बीच में बहती है। तो बहुत सारी नदियाँ, झील और एक तरीके से बात करें पर्वत पहाड़, ये जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को निर्धारित करते हैं। तो उसी तरीके से यूएसए और मैक्सिको के बीच में जो रियो ग्रांडे रिवर है वह एक सीमा निर्धारक का काम करती है। तो याद रखिएगा, यूएसए और मैक्सिको के बीच में जो सीमा पर स्थित है वो है रियो ग्रांडे। अब इसके साथ में जो अन्य ऑप्शंस हैं इनको भी देख लेते हैं। यहाँ पे जो दूसरी नदी है मिसिसिपी का नाम दिया हुआ है। मिसिसिपी की क्या खासियत है, देखिए ये नदी जो है वो यूएसए में बहती है, अमेरिका में, और इसकी खासियत ये है कि एक विशेष तरीके का डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, तो विशेष प्रकार का डेल्टा क्या है, बर्ड फूट टाइप का डेल्टा। ठीक है, तो बर्ड फूट टाइप का डेल्टा का मतलब कि चिड़िया के पंजे के नुमा जो है ये डेल्टा का निर्माण करती है, ये याद रखिएगा मिसिसिपी। अमेजन नदी की बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक, तो अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व की सबसे बड़ी नदी का नाम बताइए तो वो है अमेजन नदी। बड़ी किस सेंस में, वाटर वॉल्यूम के साइज से। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा पानी अगर किसी नदी में है तो है अमेजन नदी में। तो इस हिसाब से सबसे बड़ी नदी कौन सी होगी, अमेजन नदी होगी। ठीक है, जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पाई जाती है। कोलोरेडो, अब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये जो कोलोरेडो रिवर है वो कहाँ पे बहती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा जो है संबंधित है दर्रों से। ठीक है, पास से। तो पहले हम लोग समझेंगे कि आखिर जो दर्रा होता है वो क्या होता है। ठीक, तो पहाड़ों के बीच में ये जो गैप होता है, ठीक, इस गैप को ही जो है वो दर्रा बोलते हैं, जिससे आना जाना जो है काफ़ी आसान हो जाता है। ठीक, तो अब प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या है, प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक दर्रा शासित प्रदेश सही सुमेलित है। तो एक साइड में जो है वो दर्रों का नाम दिया हुआ है और दूसरी साइड में उस राज्य का नाम दिया हुआ है जिस राज्य में वो स्थित है। तो आपको इसको सुमेलित बता रहा है। नीति दर्रा किस राज्य में है, उत्तराखंड में। ठीक है, तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वो हमें सही मिल गया। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ठीक, अब जो दूसरे ऑप्शन हैं उनको भी देखते हैं। अघिल दर्रा क्या अरुणाचल प्रदेश में है, नहीं, तो फिर कहाँ है, तो अघिल दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, ये लद्दाख में। कहाँ पे है, लद्दाख में। ठीक है, तो ये जो है लद्दाख में है, ये याद रखिएगा। माना हिमाचल प्रदेश में नहीं है, उत्तराखंड में। कहाँ पे, उत्तराखंड में। ठीक, और दीपू, जो दीपू पास है वह लद्दाख में ना होकर अरुणाचल प्रदेश में है, तो ये याद रखिएगा। तो ये तो हमने केवल जो 4 दर्रे हैं, ठीक, भारत में उनको जाना है। अब हम जानेंगे डिटेल में, ठीक, कि हिमालयन बेल्ट में जो प्रमुख दर्रे हैं वो कौन कौन से हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो ये जो आप लोग मैप देख रहे हो ये मैप काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक, इसमें हिमालयन बेल्ट पे जो भी दर्रे हैं उनके बारे में बताया गया है। तो इसमें हम लोग पहले डिस्कस करेंगे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट अरुणाचल प्रदेश से। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में देखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से इंपॉर्टेंट दर्रे हैं। ठीक, तो अगर आपसे पूछा जाए कि लेक पानी दर्रा जो है वह किस स्टेट में है, तो अरुणाचल प्रदेश। फिर पुंगम पास, कमजुआंग पास, डाइपर, दिहांग, योंग्याप पास, बोमडीला अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में ये सब। ठीक, तो ये जो हो गए ये सब किस में आ गए, अरुणाचल प्रदेश में। अब हम बात करेंगे वह दर्रे जो कि सिक्किम स्टेट में। ठीक है, तो सिक्किम राज्य में जेलेपला और नाथुला। ठीक, तो ये जेलेपला की पोजीशन और ये नाथुला की पोजीशन है। तो जेलेपला नाथुला सिक्किम में। अब हम बात करेंगे जो उत्तराखंड में पासेज हैं, दर्रे हैं, उनके बारे में। ठीक है, तो ये है उत्तराखंड की पोजीशन, मैप में आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट दर्रे हैं लिपू लेक, नीति
माना पास जो कि ऑप्शंस में भी था, मांगसाधुरा, मुलिंगला और ये चीज़, ठीक है। तो ये याद रखिए, ये जो नाम दिए गए हैं ये हैं उत्तराखंड स्टेट के दर्रे। अब हम बात करेंगे कि जो लद्दाख स्टेट में, ठीक है, आज की डेट में देखिए लद्दाख जो है स्टेट है, और कैसा स्टेट है, यूनियन टेरिटरी, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश है, क्योंकि 2019 में जम्मू एंड कश्मीर को जो है दो भागों में बांट गया, एक जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी और दूसरा जो है लद्दाख यूनियन टेरिटरी, ठीक है। तो अब देखें, ईमिसला लद्दाख में, चांगला, पेंसिला, लनकला, क्वारा तांगला, आघिल पास जो कि प्रश्न में था, ठीक, ये सब क्या है लद्दाख में, कुंजरा पास, पारपीक पास, मिंटाका पास, अक्सर पूछा जाता है मिंटाका पास, क्या बताएंगे लद्दाख में, खारदुंग ला, ये है पोजीशन खारदुंग ला की, ये भी लद्दाख में ही है। अब हम लोग बात करेंगे उन दर्रों के बारे में जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर में स्थित बुर्जिला जिसकी पोजीशन ये है, जोजिला ये है, पीर पंजाल यहाँ पे, बनिहाल पास यहाँ पे। अब ये जो क्लियर हो गए कि जम्मू एंड कश्मीर वाले दर्रे। अब हम बात करेंगे जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रों की ये है कहानी, कौन, बारालाचाला जो कि ये है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद देपसा पास ये है, और रोहतांग पास इसकी पोजीशन यहाँ पे है, और सिपकीला यहाँ पे है। तो ये हो गए हिमाचल प्रदेश के। तो अभी हमने देखा जो माउंटेन रेंज है, ठीक है, माउंटेन रेंज, इस माउंटेन रेंज में स्थित जो पासेस हैं उनके बारे में। अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा हट के, ठीक है, और ये हट के किस सेंस में, जो थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट हैं उनके बारे में। जो अभी आरओ का एग्ज़ाम हुआ था 11 फरवरी को, उसमें प्रश्न ये था कि जो थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट है, इसको आप उत्तर से लेकर दक्षिण में आप व्यवस्थित करें, ठीक है। तो इस हिसाब से आप जानिए इनकी पोजीशन, देखिए, और ये भी जो है वो दर्रे ही हैं, पासेस ही हैं, ठीक है। तो थाल घाट और भोर घाट ये ऐसे दर्रे हैं जो कि महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है, ठीक। तो अगर इनका नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना हो तो क्या बताएंगे, थाल घाट, उसके बाद भोर घाट और पाल घाट। तो इसको भी जो है ध्यान में रखिए। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न जो है वो पोषक स्तर से है, ठीक है। तो जो ट्रॉफिक लेवल्स है वह कैसे बनते हैं ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबंध होने से, तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है ए वही सही है, ठीक। अब इसको समझते हैं। जैसे जूनियर क्लासेस में आपने देखा होगा एक पिरामिड बनाया जाता है, ठीक है, कैसा, कुछ इस तरीके से। ये जो पिरामिड है वो ट्रायंगुलर शेप में, पिरामिड जो ट्रायंगुलर शेप में ही होता है। तो इसमें एक बेस पे, फिर इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर, इस तरीके से वो डिवीज़न होता है। सबसे बेस में जो है वह ऑटोट्रॉफ होते हैं जिसको हम स्वपोषी, ठीक है, या ऑटोट्रॉफ। और ऑटोट्रॉफ जो है वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। तो अपने भोजन का निर्माण स्वयं कौन करते हैं, हरे पौधे, ठीक है। हरे जो पौधे हैं, ग्रीन प्लांट, वो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। और कैसे करते हैं, प्रोसेस जो है वो फोटोसिंथेसिस है, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है क्या, सनलाइट की प्रेजेंस में, ध्यान दीजिएगा, सनलाइट की प्रेजेंस में जब पौधे अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं तो उसको हम लोग प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहते हैं। अब ये जो हरे पौधे हैं इनको जो खाने वाले होते हैं, ठीक, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, शाकाहारी। क्या बोलते हैं, शाकाहारी, ठीक है। ये हो गए शाकाहारी, ठीक। अब बात आती है कि ये जो शाकाहारी हैं, इन शाकाहारियों को खाने वालों को क्या बोलते हैं, तो मांसाहारी बोलते हैं। बहुत सही, मांसाहारी, मांसाहारी। अब इन शाकाहारी और मांसाहारी, ठीक, इसके अलावा ये जो हरे पौधे हैं मतलब कि वेजिटेबल्स, इनको जो खाते हैं, ठीक, इन सबको जो खाते हैं उनको क्या बोलते हैं, सर्वाहारी, ठीक है, सर्वाहारी। इंग्लिश में क्या, शाकाहारी के हर्बीवोर्स, मांसाहारी के कार्निवोर्स, और सर्वाहारी क्या कहलाते हैं, ओमनिवोर्स, जो सब कुछ खाते हैं, ठीक है। वो जो है मतलब कि ग्रीन वेजिटेबल्स भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं, वो सर्वाहारी के अंतर्गत आते हैं। अब इसको जो ट्रॉफिक लेवल की अगर बात किया जाए तो जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जो ऑटोट्रॉफ हैं, वो ट्रॉफिक लेवल, ठीक है,
ट्रॉफिक लेवल 1 पे आते हैं। जो शाकाहारी वाले होते हैं वो ट्रॉफिक लेवल 2 पे आते हैं। मांसाहारी वाले ट्रॉफिक लेवल 3 पे आते हैं। और सर्वाहारी वाले जो हैं वो ट्रॉफिक लेवल 4 पे आते हैं। तो ये जो है पोषक का स्तर है। अब ये जो शाकाहारी, मांसाहारी, स्वयंपोषी, ये पूरा जो एक ताना बाना, ये जो कनेक्टिविटी है, यही कहलाती है खाद्य श्रृंखला। ठीक है, तो पोषक स्तर में आपको दिखाई क्या पड़ रहा है? यही एक पूरी चेन दिखाई पड़ी। चेन कैसे? हरे पौधों को खाने वाले शाकाहारी हो गए, जैसे कि बकरी हो गई, गाय हो गई। ठीक है, अब इन शाकाहारी को खाने वाले क्या हो गए? मांसाहारी, जैसे कि टाइगर हो गया, लायन हो गया। इन मांसाहारी हैं, शाकाहारी हैं, ग्रीन प्लांट हैं, इन सबको खाने वालों को क्या बोलते हैं? सर्वाहारी। तो सर्वाहारी में जैसे हम आप ह्यूमन बींग्स, ठीक है, मानव जो है वो सर्वाहारी में आता है। तो ये जो है यहाँ ट्रॉफिक लेवल 1 से हरे पौधों से लेकर ये जो सर्वाहारी तक, ये 4 ट्रॉफिक लेवल हैं। ठीक है, पोषक स्तर जिसको बोलते हैं। अब यहाँ पे ऊर्जा के स्थानांतरण की अगर बात की जाए कि ऊर्जा कैसे स्थानांतरित होती है, क्योंकि जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है इनवर्स, मतलब कि अपने इस सौर मंडल की अगर बात किया जाए तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ जो एनर्जी है वो क्या है? सूर्य। ठीक है, तो सूर्य का प्रकाश यही जो है अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। अब यही जो है ऑटोट्रॉफ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा यह ऊर्जा जो है अपने में संग्रहित करते हैं। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, अगर यह ऊर्जा, ध्यान दीजिएगा, अगर यह ऊर्जा जो है ट्रॉफिक लेवल 1 में, इधर मैं लिखता हूँ, ठीक है, ट्रॉफिक लेवल 1 में 1000 कैलोरी है। कितना? 1000 कैलोरी है। तो अब बात आती है कि ट्रॉफिक लेवल 2 में यह एनर्जी कितनी जाएगी? इसका केवल 10%। तो 1000 का 10% कितना होगा? 100 कैलोरी। वेरी गुड। फिर इस 100 कैलोरी का जो ट्रांसफ़र होगा ट्रॉफिक लेवल 3 में, वह कितना जाएगा? केवल इसका 10%। तो 100 का 10% क्या होगा? केवल 10 कैलोरी। अच्छा, अब ये जो ट्रैफिक लेवल 3 है, अब इससे जो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल होगा, मतलब कि 4, यहाँ पे कितनी ऊर्जा जाएगी? इस 10 कैलोरी का 10%, तो 10 का 10% क्या होगा? 1 कैलोरी। ठीक, अब यहाँ पे देखिए हर एक ट्रैफिक लेवल में जो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा केवल और केवल 10%। और इसी को बोला जाता है, ध्यान दीजिएगा, इसी को बोलते हैं 10% लॉ। क्या? 10% लॉ। ठीक है, अब बात आती है कि वह कौन सा शख्स है जिसने यह नियम दिया था, ठीक, जिसने ये कॉन्सेप्ट दिया था 10% लॉ का। तो उनका नाम है लिंडमैन। ठीक है, कौन? लिंडमैन का ये कॉन्सेप्ट है। ध्यान दीजिएगा, लिंडमैन ने 1942 में यह कॉन्सेप्ट दिया था 10% लॉ। अब यहाँ पे मैं आपसे ये पूछूं कि आप ये बताइए कि यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स का जो नियम है वो फर्स्ट लॉ अप्लाई हो रहा है कि सेकेंड लॉ? तो जी हाँ, यहाँ पे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई हो रहा है। कैसे? क्योंकि देखिए सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि ऐसी कोई भी मशीन नहीं है जो 100% का ऊर्जा को जो है वो कार्य में परिवर्तित कर सके, क्योंकि खुद को ऑपरेट होने में ऊर्जा का ह्रास होता है। ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? ऊर्जा का तो ना तो निर्माण हो सकता है, ना तो विनाश हो सकता है, या केवल एक से दूसरे रूप में क्या होती है? परिवर्तित होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिंडमैन का जो 10% लॉ है वह थर्मोडायनेमिक्स के सेकेंड लॉ को फॉलो करता है, मतलब कि ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का पालन करता है। तो इस प्रश्न को जो है आप इस तरीके से समझिएगा। ठीक, इसमें बहुत सारे जो है क्वेश्चन आपको मिल गए होंगे। ठीक, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारे सामने जो अगला प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे हंसी पैदा करने वाली गैस के रूप में जाना जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे जो दिया गया ऑप्शन है, सही उत्तर है नाइट्रस ऑक्साइड। अब आपसे जो है नाइट्रस ऑक्साइड का फार्मूला भी पूछा जा सकता है कि इसका केमिकल फार्मूला बताओ यार। तो नाइट्रस ऑक्साइड का जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है N2O। ठीक है, N2O। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या नाइट्रस ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, तो जी हाँ, यह एक ग्रीन हाउस गैस है और साथ में कार्बन ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल भी गैस है। ठीक है, तो ये ग्लोबल वार्मिंग भी गैस है, ग्रीन हाउस भी गैस है और लॉफिंग गैस भी है नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक, तो ये याद रखिएगा, नाइट्रस है। अच्छा, कार्बन मोनोऑक्साइड का केमिकल फार्मूला क्या होता है? CO। ठीक, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CFC, अमोनिया NH3। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
और एक और चीज़ याद रखिएगा, ये जो नाइट्रस ऑक्साइड है जो हंसी पैदा करती है, ठीक, इसको सूंघने के बाद जो है लोग नॉन स्टॉप जो है वो हंसना प्रारंभ कर देते हैं। इसका जो है एनेस्थीसिया के रूप में जो है इस्तेमाल किया जाता है। एनेस्थीसिया मतलब कि निश्चेतक के रूप में। तो ऑपरेशन करने से पहले जो है इसको जो सूंघा दिया जाता है और लोग जो है निश्चेत हो जाते हैं, ठीक, वो अपनी होशो अवस्था में नहीं रहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो निश्चेतक के रूप में भी नाइट्रस ऑक्साइड का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न जो है वह मॉडर्न हिस्ट्री से, ठीक है। तो यह 1857 के आंदोलन से संबंधित प्रश्न है। इसको देखिए, 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति के नेता कौन थे, ठीक है। तो ये हैं खान बहादुर खान। खान बहादुर खान को बख्त खान भी बोलते हैं, क्या, बख्त खान। अब हम जानेंगे कि जो अन्य जो क्रांतिकारी नेता है उनका संबंध कहाँ से, ठीक है। तो ये तो बरेली है, प्रश्न में ही दिया हुआ है। नाना साहब कहाँ से संबंधित थे, ठीक, ये कानपुर से थे, ठीक है। कहाँ से, कानपुर से, ठीक। कुंवर सिंह जगदीशपुर जो कि बिहार में है, ये याद रखिए। और हजरत महल जो है इस क्रांति का नेतृत्व कहाँ से कर रही थी, लखनऊ से। तो नाना साहब नेतृत्व कर रहे थे कानपुर से, कुंवर सिंह जगदीशपुर बिहार से, हजरत महल लखनऊ से, ठीक। और खान बहादुर खां बरेली से, जिनको बख्त खान भी बोलते हैं, ठीक। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, ठीक है, भारत में जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है, ठीक, यह प्रश्न है, ठीक। तो जो भारत की पॉपुलेशन पॉलिसी है वो 2000 की है, वर्ष 2000 की है। उस पॉपुलेशन पॉलिसी में ध्यान रखिएगा जो जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य रखा गया था वो 2045 रखा गया था, लेकिन भारत की स्थिति परिस्थिति को देखते हुए इस लक्ष्य को जो है एक्सटेंड कर दिया गया और अब वर्तमान में भारत में जनसंख्या स्थायित्व की जो बात की जा रही है वो 2070 तक की जा रही है, क्या, 2070 तक की। यह यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2023 में यह प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। लेकिन अगर इसी प्रश्न में ये बोल दिया जाए कि जो इंडियन पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 है उसमें जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य क्या रखा गया था, तो इसका उत्तर होगा 2045। लेकिन वर्तमान में इसको जो है चेंज कर दिया गया है, एक्सटेंड कर दिया गया है, 2070 अब जो है भारत में जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशम, ठीक है, यहाँ पे प्राकृतिक रेशम की बात की जा रही है। प्राकृतिक रेशम की बात की जा रही है का एक घटक कौन होता है। तो एक चीज़ जान लीजिए, जो नेचुरल सिल्क होता है वो क्या होता है, एनिमल प्रोडक्ट होता है, ठीक। एनिमल प्रोडक्ट से मतलब कि जो स्पेशल टाइप की जो कीट होते हैं उनसे जो है रेशम प्राप्त होता है, जैसे बॉम्बॉक्स मोराई हो गया, ठीक। कुछ स्पेशल टाइप की जो है वो मकड़ी होती है, उसके लार्वा से जो है रेशम प्राप्त किया जाता है, ठीक। तो जो प्राकृतिक रेशम होता है वो प्रोटीन का बना होता है। किससे, प्रोटीन का बना होता है। और प्रोटीन आपको पता होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, रेशम किसका बना है, प्रोटीन का, ठीक है। किसका बना है, प्रोटीन का बना है। और प्रोटीन जो बनी होती है बहुत सारे अमीनो एसिड से बनी होती है। किससे बनी होती है, अमीनो एसिड से बनी होती है, ठीक है। तो अमीनो एसिड का पॉलीमर होता है क्या, इस प्रोटीन्स। तो बहुत सारे अमीनो एसिड जो है एक साथ जुड़ के क्या बनाते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स बनाते हैं, और यही पॉलीपेप्टाइड्स जो है आपस में संगठित होकर प्रोटीन बनाता है। ये बेसिक सी कहानी है, ठीक। अब बात आती है कि ये जो अमीनो एसिड्स हैं, ठीक, इनके कंपोजिशन में क्या होता है। तो इनके कंपोजिशन में एक हाइड्रोकार्बन ग्रुप की एक चेन होती है, साथ में जो है एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा होता है, ठीक है, और एक जो है अमीन ग्रुप जुड़ा होता है। तो ये जो है आपको देखने को मिलेगा किस में, अमीनो एसिड में। तो यह जो है एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है किसका, अमीनो एसिड का। तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे क्या आपको फास्फोरस दिखाई पड़ रहा है, पोटेशियम दिखाई पड़ रहा है, कि नाइट्रोजन दिखाई पड़ रहा है, कि मैग्नीशियम दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे नाइट्रोजन आपको दिखाई पड़ रहा है। तो ये है नाइट्रोजन। तो ये कहानी है कि प्राकृतिक रेशम में आपको क्या मिलेगा, नाइट्रोजन मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि प्राकृतिक रेशम जो होता है वह प्रोटीन का बना होता है, और प्रोटीन किससे बने होते हैं, अमीनो एसिड से बने होते हैं, और अमीनो एसिड्स में क्या होते हैं, नाइट्रोजन होते हैं। तो क्या हो गया, प्राकृतिक रेशम में नाइट्रोजन हो गया। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। माउंट न्यूमैन, ठीक है, माउंट न्यूमैन, इसको ध्यान से देखिएगा। माउंट न्यूमैन निम्नलिखित में से किस खनिज
के लिए प्रसिद्ध है, ठीक। तो यह प्रसिद्ध है लौह अयस्क के लिए, आयरन ओर के लिए, ठीक है। तो जो आयरन ओर है, ठीक, वो बेसिकली पाया जाता है माउंट न्यूमैन में। अब आपको बताना है कि जो माउंट न्यूमैन है वह किस देश में है। तो माउंट न्यूमैन है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। तो ये जो ऑस्ट्रेलिया की माउंट न्यूमैन साइट है स्पेशली जानी जाती है आयरन ओर के लिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है, ठीक है, कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी में नहीं आता है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या है? जिससे धनार्जन ना हो, ठीक है, धन की प्राप्ति ना हो। तो देखिए, स्वैच्छिक समाज सेवा। अच्छा ये बताइए, अपने मन से अगर आप समाज सेवा कर रहे हैं तो समाज सेवा तो श्रम दान हो गया या सेवा का दान हो गया, तो इससे आपको पैसा थोड़ी नहीं मिलेगा, आप तो सेवा भाव से जा रहे हैं ना। तो क्या यह आर्थिक गतिविधि के अंतर्गत आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो अपने प्रश्न के अनुसार सही उत्तर क्या होगा? वॉलंटियर सोशल सर्विस मीन्स स्वैच्छिक समाज सेवा अगर आप कर रहे हैं तो उसमें धनार्जन नहीं होना है और यह जो है आर्थिक क्रिया के अंतर्गत नहीं आएगा और हमारा उत्तर होगा ए, सही, ठीक है। किसानी करते हैं हम लोग, फसलें उगाते हैं, फसलें उगाने के बाद जो पैदावार होती है उसको बेचते हैं तो धन का अर्जन होता है। नौकरी करते हैं, उसमें सैलरी मिलती है। परिवहन, किसी को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान से अपने व्हीकल के द्वारा लेके जाते हैं तो उसके लिए हम लोग किराया वसूल करते हैं। तो ये तीनों जो गतिविधियाँ हैं क्या है? आर्थिक अर्जन करने का साधन है। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंतर्गत बी सी डी जो ऑप्शन है वो आएंगे, लेकिन वॉलंटियर सोशल सर्विस क्या होगा? वह इसके अंतर्गत नहीं आएगा। तो सही उत्तर हमारा ए। अगला प्रश्न, ये जो है वो एंशिएंट हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न है, ठीक। प्रश्न को देखते हैं। पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ठीक है। देखिए क्या है, विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। तो क्या ऐसे भी हमारे पास पुराण है जिनसे इस तरह की जो डायनेस्टी हैं, जैसे मौर्य वंश हो गया और दूसरे ऑप्शंस में जो गुप्त वंश दिया है उससे जो है इनके बारे में पता चलता है? तो जी हाँ, मौर्य वंश जो है उसकी जानकारी विष्णु पुराण से मिलती है। तो ये ऑप्शन है सही। इसके साथ दूसरा देखते हैं। वायु पुराण गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालता है। ये भी बात सही है, ठीक है। तो गुप्त वंश की जो एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था थी, शासन व्यवस्था थी, वह वायु पुराण में इसका जिक्र मिलता है। अब यहाँ पे मैं आपसे ये पूछूंगा कि जो सबसे पुराना पुराण है उसका क्या नाम है? तो यह है मत्स्य पुराण, ठीक है। सबसे पुराना पुराण कौन सा? मत्स्य पुराण। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि पुराणों की कुल कितनी संख्या है, इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिर से प्रश्न देखिए। प्रश्न मैंने ये पूछा है कि पुराणों की संख्या कितनी होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है। संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने को हम क्या कहते हैं? एक्चुअली में यह सतत विकास, ठीक है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसी की डिफिनीशन प्रश्न के रूप में रख दिया गया है, ठीक है। यह यूपीपीसीएस प्री 2023 में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए प्रश्न कितना आसान है। जो सतत विकास का केवल और केवल उसका डेफिनेशन जानता हो इसका सही उत्तर दे देगा, ठीक है। तो सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, निसार उपग्रह निम्नलिखित में से किन संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है, ठीक है। तो निसार का अगर हम लोग संधि विच्छेद करें तो नासा प्लस इसरो, ठीक। नासा और इसरो का जो ज्वाइंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उसके संयुक्त प्रयास से जो है निसार उपग्रह को बनाया गया है। तो ऑप्शन क्या होगा? इसरो और नासा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। या एमपीपीएससी प्रीलिम्स में भी इसको क्वेश्चन को पूछा गया है और यूपीपीएससी प्रीलिम्स में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। तो इसको ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है, ठीक। आपको बताना है कि ये जो विदेशी आक्रमण हैं जो भारत पे हुए हैं एंशिएंट टाइम में, उनका क्रम क्या है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अटैक करते हैं यूनानी, ग्रीक, उसके बाद शक और बाद में आते हैं कुषाण, ठीक है। और कुषाण में, ठीक, कुषाण में अगर पूछा जाए तो भीम कटफिसस, कुजलू कटफिसस, ठीक, और कनिक्स, ये कुषाण शासक थे, ठीक है। तो यूनानी, शक और कुषाण, ये क्रम याद रखिएगा, ठीक। तो ऑप्शन क्या होगा सही हमारा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट
क्वेश्चन क्या है? अच्छा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी? तो यह था 1919 का एक्ट। कहाँ पे? यस, 1919 के अधिनियम के द्वारा, ठीक, 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी। इसको एकदम रट जाइए, ठीक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय के लैंगरहैंस के आइलेट की बीटा सेल्स द्वारा स्रावित होता है? बहुत ही आसान सा ये प्रश्न है, ठीक है। तो जो लीवर है, ठीक, जो लीवर है उसकी जो आइलेट्स ऑफ बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स हैं, ठीक है, लैंगरहैंस ऑफ बीटा सेल्स, उनके द्वारा जो स्रावित होने वाला हार्मोन है वो है इंसुलिन, ठीक है। क्या है? इंसुलिन। तो ये हो गई बीटा सेल्स। अच्छा, इसी में अगर पूछा जाए कि जो अल्फा सेल्स हैं उनके द्वारा क्या स्रावित होता है, तो उनके द्वारा स्रावित होता है ग्लूकागॉन, ठीक है। क्या? ग्लूकागॉन। और इसके द्वारा क्या? आइसोलेट्स ऑफ बीटा सेल से क्या? इंसुलिन। ये याद रखिएगा, ठीक है। तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों जो हैं वो अग्नाशय से जो है वो स्रावित होती हैं। तो पेनक्रियाज के लैंगरहैंस ऑफ आइलेट बीटा सेल से क्या? इंसुलिन स्रावित होती है, और उसके अल्फा सेल से ग्लूकागॉन। और ध्यान दीजिएगा, बीटा और अल्फा दोनों से जो स्रावित होने वाले जो हार्मोन हैं, ठीक, उन दोनों का काम जो है एकदम अपोजिट है, ठीक। जब ब्लड में, ध्यान दीजिएगा, जब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो इंसुलिन उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है, और जब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम होती है तो ग्लूकागॉन जो है उसमें जो ग्लाइकोजन होता है उसको तोड़ के जो है वो ग्लूकोज में परिवर्तित करता है और ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है। फिर से जो है सेंटेंस को सुनिए, जब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तब जो इंसुलिन है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करके लीवर में स्टोर करता है, और जब ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में कम हो जाती है तो ग्लूकागॉन लीवर में जो संचित ग्लाइकोजन है उसको तोड़ के ग्लूकोज में परिवर्तित करता है और ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है। तो दोनों का जो काम है वो क्या है? अपोजिट है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नोबल गैस नहीं है? ठीक, अब यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है वो क्या है? एक्टिनियम, ठीक है। एक्टिनियम जो है नोबल गैस में नहीं आता है, जबकि ऑर्गन, क्रिप्टन, रोडॉन, जिनॉन, ये सब क्या है? ये सब नोबल गैस हैं। और नोबल गैस क्या होते हैं? इनेक्टिव होती हैं, ठीक। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? यहां पे इस चीज को ध्यान में रखिए, ठीक। ऑप्शंस क्या है? पेस्ट कंट्रोल, प्राकृतिक वास का विनाश, परभक्षियों पर नियंत्रण, आनुवांशिक आत्मसातकरण, मतलब कि जेनेटिक एसिमिलेशन। देखिए, जो भी बायोडाइवर्सिटी लॉस है, ठीक है, जो जैव विविधता का जो ह्रास है, ये तो चारों हैं, लेकिन इसमें पूछ रहा है कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या है बायोडाइवर्सिटी लॉस का, तो आप बताइएगा प्राकृतिक वास का विनाश। जो नेचुरल हैबिटेट है, जहाँ पे पेड़ पौधे जीव जंतु अपना जो है रहते हैं, ठीक है, उनका जो रहने का निवास स्थान है उसका डिस्ट्रॉय होना वह सबसे बड़ा फैक्टर है जैव विविधता के लॉस का, ठीक। तो हैबिटेट लॉस जो है, जो नेचुरल हैबिटेट लॉस है, वो मेजर कारक है, मेजर फैक्टर है किसकी? बायोडाइवर्सिटी लॉस की। अगला प्रश्न बहुत ही आसान सा प्रश्न है। पौधा में जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। तो जो जाइलम होता है, आप जानते होंगे कि पौधे में दो तरीके के जो है कंडक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं, एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम, ठीक है। जाइलम रिस्पॉन्सिबल है वाटर, जल के ट्रांसपोर्ट के लिए, वहीं पे फ्लोएम जो है वो फूड के ट्रांसपोर्ट के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक। फिर से समझिए, जाइलम जल के लिए, फ्लोएम फूड के लिए, इस तरह से याद रखें, जाइलम जल, फ्लोएम फूड, मतलब भोजन। ओके, तो ये जो था हमारा कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों का संकलन था।
यह वीडियो आपको कैसा लगा, जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फिर अगले वीडियो में इसके साथ और इससे और अच्छे जो है प्रश्न लेकर आने की हमारी कोशिश रहेगी। ठीक, इस वीडियो में जो भी त्रुटि रहा हो उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर जो है वो लिख कर हमें सेंड करें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।